हेलो एवरीवन, आज जो हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो हमारे पास कौन सा चैप्टर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर के टोटल 11 क्वेश्चन है जो कि जेईई मेंस 2026 में जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चन है। ये चैप्टर बहुत आसान होता है, क्लियर है। इसमें सिर्फ फॉर्मूला यूज करते हुए आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, स्कोरिंग वाला चैप्टर है। और ये जो वीडियो है ये नीट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो जेईई मेंस का एग्जाम देंगे उसके लिए भी क्या ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये दिया हुआ है, राइट। और आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बता दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो ऐसे दिया हुआ ना, वैसे इक्वेशन क्या होती है देखो, E इक्वल टू क्या होता है हमारे पास E नॉट साइन हमारे पास क्या होता है KX माइनस ओमेगा टी। इसको देखते हुए क्या पता चलता है कि हमारे पास वेव किधर है, पॉजिटिव एक्स में। अगर यहां माइनस का निशान है उसको देखते हुए क्या पता चलता है कि हमारे वेव किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, राइट। तो जो वेव का डायरेक्शन है वो तो पॉजिटिव एक्स है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वाई में है, राइट। आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा है तो ये तो हमारे पास क्या है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। हम पहले मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकाले, मैग्नीट्यूड। तो ये बताओ हमारे पास होता ना E नोट इक्वल टू क्या होता है B नोट इंटू सी। तो यहां से बी नोट निकालो, मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या निकलेगा E नोट अपॉन सी। व्हाट इज द E नोट, 69। तो 69 अपॉन सी कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। इसे सोल्व करो आप, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 23 इंटू 10 की पावर 8। मैग्नेटिक फील्ड है, काय में आना चाहिए टेस्ला में। ये क्या निकाला आपने, बी नोट। मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकाली आपने सिंपल फॉर्मूला यूज करते हुए। बहुत आसान चैप्टर है ये। अब इधर तो ये 2.3 में दिया हुआ है, इसको मैं चेंज करके ऐसा लिख दूं क्या 2.3 इंटू 10 की पावर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा ना, तो ये -7 टेस्ला, राइट। तो देखो पहले कौन सा ऑप्शन, जो ऑप्शन कटरों से काटो 2 पॉइंट, ये नहीं हो सकता ना। और जिधर ये जो एंगल है ना हमारे पास, ये तो वाई में आया हुआ है, राइट। जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना बी इक्वल टू क्या आएगा, बी नोट रख देंगे इनटू साइन। सेम फेज में होते हैं, किसी भी टाइप का कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। तो जो साइन के अंदर जो टर्म लिखी हुई है वो सेम टू सेम टर्म आएगी किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो KX माइनस वाला आना चाहिए ना, तो ये प्लस वाला है ना, यहाँ इसे भी कट कर दो। बचे कौन से दो, एक जेड और एक और कौन सा है वाई। अब देख लो, आपको खुद को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव हमारे पास क्या होते, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इधर अगर वेव जा रही है, इधर हमारे पास कौन सा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इधर क्या हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो वेव का डायरेक्शन किधर है देखो हमारे पास, किधर है वेव का डायरेक्शन, इसको देखते हुए पॉजिटिव एक्स में ना, पॉजिटिव एक्स मतलब प्लस का आई केप, राइट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है वाई में, तो प्लस का जे केप है, क्लियर है बिल्कुल। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए हमारे पास कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बचा कुचा कौन सा के केप। डायरेक्टली देख लो मैग्नेटिक फील्ड जेड में होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि डायरेक्शन ऑफ वेव के डायरेक्शन कैसे निकालते अपन, सी केप या सी वेक्टर या के केप बोल दूं मैं ना, सी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है हमारे पास ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है ना। ये वेक्टर ये आप निकाल लो, कैसे निकालेंगे यार, आई गिवन है ना, आई किधर है, सी की साइड है, वेव किधर जा रही है आई केप की साइड। आप ऐसे भी निकाल लो, ये आई केप इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है जे केप क्रॉस बी केप। अब मैग्नेटिक फील्ड को क्या लूं कि जे क्रॉस समथिंग क्या आ जाए आई, तो जे क्रॉस क्या ले अपन के, तभी तो क्या आएगा आई। ऑर्डर देखा होगा ना आपने, अगर हम ऐसे लें, ऑर्डर की बात करें आप देखो, आई केप जे केप और ये के केप, आई क्रॉस जे क्या होगा के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। यहां से जे क्रॉस क्या करूंगा आई आ जाए के, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होने वाला है के केप, के मतलब जेड, ठीक है ना। मैंने इसमें इसलिए टाइम लिया कि आगे इसी टाइप के बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, क्लियर ना, याद रखना है कैसे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इस वाले चैप्टर का थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा मतलब
सोचने वाला क्वेश्चन है, बाकी सारे सिंपल है। देखो क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है, हाउ मच फ्रीक्वेंसी इज गिवन, फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, एफ इक्वल टू कितना है 100 मेगा हर्ट्ज, और मेगा हर्ट्ज को क्या लिखते हैं अपन 10⁶ हर्ट्ज हो गया ना, ठीक है। आगे देखो, प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम ऑफ कंडक्टिविटी, सिग्मा गिवन है ना, सिग्मा जिस मीडियम में ये वेव जा रही है उसका सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है 10 mho पर मीटर, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम कंडक्टिंग करंट डेंसिटी टू द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो आपके पास एक तरह से करंट डेंसिटी पूछा है, तो करंट डेंसिटी को क्या होता है करंट अपॉन एरिया, क्या पूछा है करंट अपॉन एरिया पूछा है, क्लियर है ना। तो पहले कंडक्शन करंट निकाल लूं क्या मैं, अब बताओ कंडक्शन करंट जो होता है ना हमारे पास, कौन सा करंट, कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट का भी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले कंडक्शन करंट मतलब किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो रहा है, उसके बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, 3rd वाला चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, वहां से आ जाएंगे हमारे पास। ऐसा फॉर्मूला बताओ जहां पर हमारे पास कहीं ना कहीं सिग्मा यूज हो जाए और करंट डेंसिटी का इस्तेमाल भी हो जाए। देखो आपने ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म देखी होगी ना, J बराबर क्या होता है सर, सिग्मा इंटू ई होता है, और J को क्या लिखता हूं I अपॉन ए बराबर क्या हो गया सिग्मा इंटू ई, यहां से आप निकाल लो I C इक्वल टू क्या आ गया सिग्मा E इंटू ए आ गया। आप यहां से करंट डेंसिटी आती है ना, सिग्मा इंटू आती, बस इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछा है ना, तो इसका ये मैक्सिमम ये हमारे पास ही आया। अब बताओ ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या लिखता हूं, याद करो इसका यूज करना पड़ेगा। यहां E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस केक्स, रख लो यहां। देखो तो हमारे पास आई सी ई, व्हाट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस केक्स इंटू क्या हो रहा है एरिया। आप चाहते तो अकेला जे भी निकाल सकते थे ना, मैं यहां कंडक्शन करंट निकाल रहा हूं, कंडक्शन करंट अपॉन एरिया कंडक्शन करंट डेंसिटी, और डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन एरिया डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो बात एक ही है। अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम वैल्यू, तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस साइन की क्या होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, इसको मैं 1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिग्मा ई नॉट इंटू ए, क्लियर है ना। अब करंट डेंसिटी निकालते हैं तो अपॉन एरिया को इधर भेज देता मैं बस। अब देखो अब क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये बताओ डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूं, सोचो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद होगा ना, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, यही तो होता है। और फाई ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है ई डॉट है, इसको क्या लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन फाई इक्वल टू क्या होता है, देखो फाई इक्वल टू क्या होगा यार ई डॉट ए हो जाएगा, ई को बाहर ले लू मैं ना, ई डॉट ए या फिर ई को सीटा ना, ई हो गया, ई को बाहर ले लो, ए बाहर ले लो ना मैं, एरिया हाँ देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया हमारे पास ई इंटू ए, यहां रखने पर डी अपॉन डी टी ई इंटू ए। अब यहां से देखो यहां से अब करंट डिस्प्लेसमेंट करंट निकाल लो उनमें, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू क्या निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बार एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये रख के इसे डिफरेंशिएट करते हैं, हमारे पास क्या आता है देखो ना एप्सिलॉन नॉट ए डी ई अपॉन डी टी, इसे डिफरेंशिएट करना है ना, तो ई नॉट कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन का डिफरेंस क्या होगा कोस, अंदर एंगल सेम टू सेम ओमेगा टी माइनस केक्स, चेन रूल से अंदर गए तो ओमेगा टी माइनस केक्स का पूरा क्या हो जाएगा ओनली ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा ना, केक्स तो कांस्टेंट 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू टी। हमारे पास ये आ गया आई डी का इक्वेशन ये आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, आप चाहते तो डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन एरिया निकाल कर क्या कर लेते डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, आप इसी से निकाल लीजिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया ना डिस्प्लेसमेंट करंट का मैक्सिमम वैल्यू,
तो बताओ क्या बन जाएगा, अब क्या आंसर हो जाना है बताओ। एप्सिलॉन नॉट सेम टू सेम, ए ऐसा कैसे ही, ई नॉट एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, कोस ओमेगा टी माइनस कोस वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वापस 1, तो हमारे पास ये आ गया ना मैक्सिमम। अब देखो, अब इनका रेशियो पूछा है, अब तो हार्ड नहीं है, अब तो आसान हो गया हमारे पास। एक तो इसका यूज करेंगे, एक और इसका, बस। अगर आपको करंट डेंसिटी यूज करना तो अपॉन एरिया कर दो यार। अपॉन क्या कर दूं मैं, एरिया। अपॉन एरिया करते क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी आ जाएगा ना। तो क्या बोल रहा हूं बताओ, आईसी मैक्स अपॉन एरिया इक्वल टू क्या आ गया, सिग्मा इंटू ई नॉट, और यहां से भी डिस्प्लेसमेंट करंट की मैक्सिमम वैल्यू अपॉन एरिया, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, एरिया को नीचे भेजा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट इंटू ओमेगा। अब इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, क्या पूछा, इन दोनों का रेशियो, और ये दोनों क्या टर्म है बताओ, क्या पूछा है, रेशियो पूछा गया है बताओ। अब रेशियो पूछ लिया किस किस का, मैक्सिमम कंडक्टिंग करंट डेंसिटी, यही क्या है, मैक्सिमम कंडक्टिंग करंट डेंसिटी है, और ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी डिस्प्लेसमेंट वाला, करंट अपॉन एरिया कंडक्शन वाला, इसका रेशियो अपॉन ये पूछा है। तो हमारे पास जो रेशियो आएगा ना, वहां से जो रेशियो आने वाला है वो क्या आने वाला है, एप्सिलॉन ई नॉट अपॉन ये सिग्मा इंटू ई नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा, जो कट रहा है उसे काटो, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट रहा है, तो क्या आ गया बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा, ये रेशियो है। सिग्मा का वैल्यू क्या है यार, 10, 10 अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहां से रख दूंगा मैं, यहां से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, 4 पाई उधर भेज दूं, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो गया, 4 पाई इंटू 10 की पावर 9 इंटू 9, 9 इधर लिख दिया मैंने ना बस, अपॉन ओमेगा। व्हाट इज द ओमेगा, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो क्या मैं ओमेगा निकाल सकता हूं, बिल्कुल, यहां से ओमेगा आ जाएगा सर, व्हाट विल बी द ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा सर 2 पाई एफ, एफ वहां से रख देंगे, ठीक है ना। तो ओमेगा की जगह मैं रख दूं 2 पाई इंटू एफ, व्हाट इज द एफ, 100 मेगाहर्ट्ज, उसको आपने हर्ट्ज में बदला, तो 100 इंटू 10 की पावर 6। अब ये रेशियो, इसको सोल्व करना है, अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन को, है ना। अब तो आसान हो गया यार, बहुत बहुत आसान काम हो गया है, सोल्व करो आंसर आ जाएगा, या आप इसे कट करो, ये 2 पाई इस 4 पाई से कट हुआ, तो ऊपर क्या आ गया 2, और 9 का 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो गया 18, ठीक है ना, और ये आपका 10, इसमें से एक जीरो गायब हो गई, ऊपर 10 की पावर कितनी है 9, और नीचे 10 की पावर कितना है 7, 18 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800, ये आने वाला है। एक बार चेक कर लेना हमारा आंसर क्या रहा है, 1800। आप करंट से निकालते सेम आता, हमने करंट डेंसिटी से निकाल लिया ना, आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो, ये भी सेम टू सेम अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना अपने, वैसे तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ लिया है, हाँ, इसमें क्या पूछा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा गया है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे अपन, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब ये बताओ कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा गया है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पूछा है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दिया हुआ है। अब ये बताओ, क्या हमने ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा क्या कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कौन, मीडियम, और डायरेक्ट इसका क्या फॉर्मूला था, रूट एप्सिलॉन आर, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि रिलेटिव इलेक्ट्रिक क्या होती है, परमिटिविटी होती है, इनटू म्यू आर, ये क्या होती है, मैग्नेटिक परमिटिविटी। और फॉर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या लेना है, 1 लेना है, राइट। और ये जो इक्वेशन है ना, ये किस फॉर्मेट में बताओ, ई वाई बराबर क्या, ये ई नॉट साइन, ये क्या लिखा हुआ है, के एक्स माइनस ओमेगा टी। और जो वेव का इक्वेशन आएगा ना, वेलोसिटी ऑफ द वेव जो कि मीडियम में होने वाली, वो क्या आएगी, ओमेगा अपॉन के। व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा टी का कोएफिशिएंट कितना है
4.5 इंटू 10 की पावर कितना है 14 अपॉन के, व्हाट इज द के, 3 इंटू 10 की पावर 6, क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 10 की पावर 6। सोल्व कर लो। वेलोसिटी ऑफ द वेव जो कि मीडियम में है कितना आया 1.5 इंटू 10 की पावर, ऊपर जाएगा 14 माइनस 6, क्या हो जाएगा ये 8 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो आप इसका यूज कर लो ना यार, यहां से इस फॉर्मूले का यूज कर लूंगा मैं, ठीक है ना। और निकालो सी कितना है, सी कितना है बताओ 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड अपॉन उस मीडियम के अंदर कितना वेलोसिटी आया 1.5 इंटू 10 की पावर कितना आया 8 आया, इक्वल टू रूट ऑफ, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 2 आ जाएगा ना, यहां से आ जाएगा बिल्कुल, और एप्सिलॉन आर जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इनटू म्यू आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए 1। इसे सोल्व करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा ये 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 इक्वल टू रूट ऑफ एप्सिलॉन आर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, राइट। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है इसका 4। सिंपल था ना, आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए ये वाला ना कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जो कि हम लास्ट में सी का फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं ना, सी इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर वी ऑफ द मीडियम भी क्या यूज किया जा सकता था, वी ऑफ द मीडियम इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ या म्यू मीडियम इंटू म्यू मीडियम इंटू म्यू एप्सिलॉन मीडियम, और एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और म्यू मीडियम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, पूरा बता दिया मैंने, ठीक है ना। यहां से अपन निकाल सकते हैं, आप इसका वैल्यू यहां पुट कर दो, लास्ट में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ जाता है रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर, इसका सेम टू सेम फॉर्मूला का यूज आगे भी यूज होने वाला है, क्लियर है ना, ध्यान रखना है क्या होगा। चलो देखो, ए लेजर बीम हैज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, इंटेंसिटी गिवन है ना, आई इक्वल टू हाउ मच 4 इंटू 10 की पावर 14 वाट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज गिवन ऑलरेडी। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द बीम, आपसे मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा है, मतलब बी नोट का वैल्यू पूछा है, राइट, यही तो पूछा है। अब बताओ इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यार, बस है ना, किसका फॉर्मूला पता होना चाहिए इंटेंसिटी का। बताओ जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता ना वो क्या था हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू क्या आता है सी आता है, और ये बी क्या है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। इसे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में भी फॉर्मूला होता है, हाँ बिल्कुल होता है, क्या होता है बताओ, हाफ एप्सिलॉन नॉट और या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर कौन सा है वो उसकी पीक वैल्यू का स्क्वायर होता है इंटू क्या होता है सी, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, राइट। अब बताओ सबका वैल्यू तो पता है, रख दो और सोल्व कर लो। आई कितना है बताओ 4 इंटू 10 की पावर 14 इक्वल टू बी नोट का स्क्वायर, ठीक है, इसे निकाल लेंगे अपन, अपॉन 2 इंटू म्यू नोट, या फिर मैं है ना, तो ऐसा करते अपन म्यू नोट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 पर -7 वाला रख दो ना मैं, ठीक है, वो रख लेते अपन, वो सही रहेगा हमारे लिए। देखो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ऊपर क्या चल रहा है सी, व्हाट इज सी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सोल्व करो बी नोट निकालो, ठीक है। यहां से देखो, यहां से हमारे पास बी नोट का स्क्वायर इक्वल टू, बाकी सबको इधर भेज रहा हूं मैं ना, इधर उधर, ठीक है। क्या क्या बताओ यहाँ 4 इंटू 10 की पावर 14 इंटू ये चलिए ऊपर है ना 2 इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 अपॉन ये सारे टर्म नीचे आ गई 3 इंटू 10 की पावर 8, राइट। अब इसे सोल्व करना देखो, और आंसर क्या जाएगा 1.83 टेस्ला, क्लियर है ना। कैलकुलेशन था, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको इंटेंसिटी के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में ये रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड टर्म में वो है, ये देखो
ये तो आपके पास जो 4 इक्वेशन होती है मैक्सवेल की उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया गया है। देखो ई डॉट क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखो, ई डॉट डीएल इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी बी डॉट डीएल है। ये क्या लग रहा है आपको, ये इंड्यूस ईएमएफ होता है इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। ये क्या है, फैराडे का लॉ नहीं लग रहा आपको, ठीक है ना, फैराडे का लॉ यही है। तो हमारे पास जो ए है ना, ए में क्या आने वाला है, सेकंड, ठीक है ना। अब देखो बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट, ये आई है ना, म्यू नॉट आई, कौन सा करंट है ये, कंडक्शन करंट, एप्सिलॉन नॉट डी फाइव अपॉन डी टी। ये तो क्या है, मैक्सवेल की मॉडिफाइड इक्वेशन है, जिसे अपन एम्पेयर मैक्सवेल ले बोलते हैं, एम्पेयर मैक्सवेल लॉ बोलते हैं। तो आपके पास कौन सा हो गया, थर्ड। ये देखो इंटीग्रेशन ई डॉट डी है, और ये चार्ज ही तो है, चार्ज एनक्लोज है, ये रो इनटू डीवी। ये क्या हमारे पास गाउस लॉ है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये हो गया आपका। अब बी डॉट डी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट इनटू आई, ये तो खुद क्या है, एम्पेयर सर्किटल लॉ है। अगर आपको सिंपल ये भी ऑप्शन देखो, डी का क्या है फर्स्ट, डी का फर्स्ट इसी में है, आपको किसी एक का भी पता है तो हम आसानी से टिक कर सकते हैं। फिर भी देख लो, ए का सेकंड, बिल्कुल ए का क्या है सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। सिंपल था क्वेश्चन। ये आपको मैक्सवेल की चार इक्वेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या पूछा गया आपसे, द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है इस टाइप से, एवरेज पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछा, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर। वाट अपॉन मीटर स्क्वायर मतलब क्या पूछते हैं इसने, इंटेंसिटी पूछ लिया ना। और क्या पूछा है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी देखा था अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला यूज कर ले। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किसका यूज करा था अपने, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करा था। आप इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करो तो हाफ, और यही तो था, देखो ना ये फॉर्मूला हमने यूज करा, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ये देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी, और मैग्नेटिक फील्ड वाला तो यहां यूज हो गया, अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला यूज होने वाला है। देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा ये सी, ये हमारे पास हो गया, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का यूज होगा। ई नॉट क्या है, इसका पीक वैल्यू क्या है, √377, ठीक है। आपसे पावर पूछा है मतलब, जो कि दे रखा है, इंटेंसिटी दे रखी, क्या आने वाली है हमारे पास 1/अल्फा वाट पर मीटर स्क्वायर आने वाली है। सही है ना, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब इसने ये भी दे रखा है खुद, है ना, तो हम ऐसा करते हैं कि जो सी है ना, सी का वैल्यू रख देते हैं और हम ऐसा टर्म बन जाएगा। एक बार बताओ सी का वैल्यू क्या होता है, सी इक्वल क्या होता है 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसका वैल्यू पुट कर दो ऊपर, तो शायद कुछ अच्छा फॉर्मूला निकल कर आ जाए। इंटेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया आपका, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू सी। व्हाट इज द सी, 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां से बताओ, अब तो बहुत सिंपल हो गया यार, आई इक्वल टू हाफ ई नॉट स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर साइड में ले लिया मैंने। क्या इस एप्सिलॉन नॉट को मैं रूट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कर दूं तो ये कट के और लास्ट में ऐसा रिजल्ट आ जाना है ना, एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये म्यू नॉट, ठीक है ना। अब रखो, शायद कुछ फायदा हो जाए इस फॉर्मूले का। क्वेश्चन अब आसान बन गया है, बेहद आसान बन गया है। क्या आने वाला आंसर देखो आप, वैल्यू पुट करो, डाटा पुट करो, क्या आएगा आपका, आई इक्वल टू हाफ, ऐसा कैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो √37 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √377 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 377 इंटू रूट एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट, इसका उल्टा, अरे इसका उल्टे तो ये, तो 1/377। देखो यार कितना आसान है, इसे ये कट हो गया तो आंसर आ गया 1/2। अगर आंसर 1/2 आ गया है, क्या आ गया है 1/2, इंटेंसिटी 1/2, 1/अल्फा, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू क्या आ गया है, व्हाट विल बी द अल्फा, अल्फा का वैल्यू सर कितना आ गया है 2 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ना, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इससे लगभग 11 क्वेश्चन आए हुए हैं जनवरी अटेम्प्ट में। देखो, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड मीडियम, आपसे क्या पूछा है देखो ना, हैविंग ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और ये
पर मीटर दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 2 म्यू आर, म्यू नॉट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो के क्या है, डाइलेक्ट कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं सर, एप्सिलॉन आर। कितना दिया हुआ है सर, 3 दिया हुआ है। और ये किसी मीडियम की ना म्यू बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और ये कितना है 2 म्यू नॉट है। देयरफॉर दोनों को कंपेयर करो, म्यू आर कितना आ गया, ये 2। ये पहले से गिवन है ना, हमने कुछ नहीं करा, ये पहले से दिया हुआ था, है ना, म्यू आर ये गिवन है, और के या एप्सिलॉन आर कितना गिवन है, 3 गिवन है। ठीक है ना। हमसे पूछा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम अपॉन मीडियम, सी अपॉन वी ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा यार, सिंपल सी बात है ना। अरे सी अपॉन वी मीडियम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम अपॉन मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो पूछा है, बस निकाल दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और फॉर्मूला होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, क्या होता है बताओ, रूट ऑफ एप्सिलॉन आर इनटू म्यू आर। ये पूछा हुआ है ना, यही जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, ये एप रूट एप्सिलॉन आर कितना है 3 इंटू म्यू आर कितना है 2 है, तो कितना आ गया है रूट 6। तो इसका जो रेशियो आ गया ना वो क्या आ गया रूट 6। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, रूट 6 अपॉन 1। तो रूट 6 देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। सिंपल है, आपको ध्यान रखना है कि पूछा है क्या और हम कैसे निकालते। अभी अभी थोड़ी देर पहले भी तो सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ था। अब ये देखो, ये आपके पास, इन्हें आपको याद कर लेना। ये एनसीईआरटी में आप लास्ट वाला जब चैप्टर जब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है, जो आपको जितनी भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उन सभी का यूज आपको पता होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन पता होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज पता होना चाहिए, और वेवलेंथ का रेंज पता होना चाहिए। तब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करिए। आसान क्वेश्चन होता है, देखो इसको आप पढ़ते कर देंगे, आपको इनमें से किसी एक का भी याद है ना तब भी काम हो जाएगा। चलो देखो, रेडियो वेव इज प्रोड्यूस बाय, देखो क्या आ जाएगा, रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ जाएगा आपका ये वाला ए का फोर्थ। ठीक है, ए का फोर्थ, हाँ बिल्कुल 3 जगह तो ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, खत्म। याद सिंपल भी देखो, माइक्रोवेव प्रोड्यूस बाय मैग्नेट्रॉन वेव, इस सेम टू सेम लाइन एनसीईआरटी में गिवन है। बी का क्या है, फर्स्ट है, बी का फर्स्ट इसी ऑप्शन में है, तो डेफिनेटली यही सही है फिर तो, है ना, बाकी में तो है ही नहीं, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी देख लो आप। सी में देखो, इंफ्रारेड वेव किसकी वजह से पैदा होती है, ड्यू टू चेंज इन द वाइब्रेशन मोड्स ऑफ द एटम। ठीक है ना, और एक्सरे ड्यू टू द इनर शेल इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। इसके लिए आपको पता होना चाहिए पूरा का पूरा, जितना भी हमारे पास जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो भी आपके पास वेव दी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उन सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, इवन पेनिट्रेटिंग पावर, सबका वेवलेंथ, सबका प्रोडक्शन, ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास ए पॉइंट सोर्स इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ स्पेरिकल क्लोज डिटेक्टर, है ना, ये क्या था, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है ए पॉइंट सोर्स इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ स्पेरिकल एनक्लोज डिटेक्टर। एक कोई पॉइंट सोर्स है ना, ये आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, इस टाइप से, और इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है ना। देखो कोई पॉइंट सोर्स है यहां पर रखा हुआ है, और स्पेरिकल डिटेक्टर का पहले वॉल्यूम कितना था V, अब बढ़ाकर कितना कर दिया है, वीडेस कितना कर दिया है 8V कर दिया है। पहले रेडियस मान लो कितनी थी R, और अब बढ़कर कितनी हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल R'। आप खुद ही सोच के देखिए, जब हम वॉल्यूम को 8 गुना करते हैं तो रेडियस कितना होता है 2 गुना, सही है ना। अरे कितना होगा 4/3, V डैश बोल रहा हूं मैं, 4/3 पाई R डैश क्यूब इक्वल टू 8 इंटू V। तो 8 इंटू V, व्हाट इज द V, 4/3 पाई R क्यूब। सोल्व करो, बुलाओ आंसर, कितना रेडियस 4/3 से ये गया पूरा, तो R डैश क्यूब मतलब R डैश इक्वल टू 2 क्यूब R क्यूब, तो कितना आ जाएगा 2R। तो रेडियस 2 गुना कर रहे हैं, ठीक है ना।
हमसे पूछा इंटेंसिटी के साथ क्या वेरिएशन हो रहा है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन एरिया होता है। पावर अपॉन एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पहले ये था। अब मान लो अब इंटेंसिटी आई डैश हो जाए, पावर तो वो का वही पॉइंट सोर्स 4 पाई इंटू रेडियस कितनी होगी 2 गुना, तो आप यहां कर दो 2r का स्क्वायर, सही ना, कितना हो जाएगा ये हमारा 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया हमारे पास p अपॉन ये 4 आ जाएगा ना, तो 4 पाई इंटू ये 4r स्क्वायर, तो 4 को साइड में ले लो, तो 1/4 p अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो जो हमारा आई डैश आया ना p अपॉन 4 पाई स्क्वायर कितना i, तो i अपॉन 4, बताओ क्या आ रहा है, डिग्री से बाई 4 टाइम, ठीक है ना, डिग्री से बाई 4 टाइम। इंटेंसिटी कम ही होनी ना, ठीक है ना, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सिंपल था ना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। क्या पूछा आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है और हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया गया है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, c अपॉन v, वेलोसिटी इन द मीडियम, मतलब उस वेव का वेलोसिटी जिस मीडियम में वो वेव ट्रेवल करी वो आपको निकालना पड़ेगा। ये कितना यार e नॉट साइन, ये क्या हो गया बताओ, ओमेगा टी माइनस के एक्स। वेलोसिटी ऑफ वेव बराबर क्या होता है, ओमेगा अपॉन के, याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ वेव वो जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है उसका कितना निकलेगा, व्हाट इज द ओमेगा, टी का कोएफिशिएंट कितना है 2 इंटू 10 की पावर 15 अपॉन के, व्हाट इज द के, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 10 की पावर 7। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव कितना आ गया बताओ, ये 2 इंटू ये ऊपर गया तो 10 की पावर 8 हो गई मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये तो एक तरह से स्पीड ऑफ लाइट का क्या है, हाफ ही स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10 पावर 8 होता है। ये हमारे पास आ रहा है 2 आ रहा है, चलो रख लो, वैल्यू सिंपल है ना, यहाँ रखो आप। c कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। मीडियम के अंदर वेलोसिटी निकाला, कितना आया 2 इंटू 10 की पावर 8। अब आप कट कर दो जो कट हो रहा है, 3/2 बचा ना ओनली, 3/2 मतलब 1.5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं ना, कौन से वाले चैप्टर के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। यस देखिए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, ए प्लेन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज मूविंग इन ए फ्री स्पेस विद द वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन भी दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक वेयर जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, और आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर। अब यार ये बताओ, वापस सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आए हुए। ये तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बताओ क्या होता है, ई नॉट इक्वल टू क्या होता है बी नॉट इंटू सी होता है। यहां से आपको क्या चाहिए सर, हमें क्या चाहिए बी नॉट चाहिए, तो बी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा ई नॉट अपॉन सी। व्हाट इज द ई नॉट, यस ई नॉट कितना है 54 अपॉन सी, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। सोल्व करो, 18 इंटू 10 की पावर 8 टेस्ला, ठीक है, माइनस वन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो यहां पर तो सर ये 1.8 में दे रखा है, चेंज कर लो उसको, क्या हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाए नहीं बताओ, पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं 1.8 इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला। मतलब जो भी फंक्शन आएगा साइन का उसके आगे ये लिखा होना चाहिए। किस में लिखा हुआ बताओ सर, यहां तो नहीं है, यहां पर भी नहीं है, ठीक है ना, दो तो कट हो गए। अब एक चीज को चेक करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन दिया हुआ है, जे केप दिया हुआ है, राइट। और जो हमारी वेव है, वेव मतलब जैसे सी वेक्टर बोल दूं मैं ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ, ये तो क्या है वेव का डायरेक्शन है ना, वेव का जो डायरेक्शन है ना वो किधर दिया हुआ, देखो जेड
और माइनस जे, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब प्लस जेड एक्सिस की तरफ, यहाँ जेड है ना, इसका मतलब जेड एक्सिस की तरफ जाएगी, और माइनस है मतलब पॉजिटिव एक्स, अगर प्लस होता तो नेगेटिव जेड होता, तो कहां जा रही है, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। पॉजिटिव जेड के लिए क्या होता है हमारे पास, प्लस का के केप होता है, ये होता ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जे में था। अब आपसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए तो हमने पढ़ा हुआ है कि सर हम जो सी वेक्टर निकालने हैं ना, वो क्या निकालते हैं, देखो ई क्रॉस बी, यही तो निकालते हैं। सी कितना है सर, सी हमारा के केप आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जी क्रॉस बी, बी तो निकालना है, यस। अब देखो मैं बी को क्या लूं, किसके साथ क्रॉस करूं कि हमारे पास जे केप आ जाए, क्या आ जाए, जे केप आ जाए। अब सोच के देखो आप, है ना, ये सिंपल सादा पार्ट है, लास्ट बस खत्म होने वाला है ना, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। देखो हमने पढ़ा होगा ना यार, ये आपके पास क्या है सर, ये सी वेक्टर है ना, इधर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, इधर क्या हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो तीनों क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हम ऐसे निकाल सकते हैं ना। और आई है ना, आई जे और ये के, अगर मैं जे क्रॉस के करूं तो जे क्रॉस क्या करूं कि मैं ये आ जाए, जे क्रॉस आई करूंगा ना, तब क्या आएगा, उल्टा करूंगा ना, जे क्रॉस आई क्या आएगा, माइनस के। देखो जे क्रॉस आई क्या आ जाएगा, माइनस के, ठीक है ना, यही तो आएगा। तो मैं यहां क्या करूं, जे क्रॉस आई करूं तो माइनस क्या आ जाएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, देखो जे क्रॉस अगर मैं माइनस आई लिख दूं तो माइनस माइनस हो गई, क्या हो जाएगा, प्लस का के हो जाएगा। तो जे क्रॉस क्या करूंगा मैं, के आ जाए बी, बी की तरह माइनस आई के की तरफ, तो माइनस आई ये रहा, ठीक है। आप डायरेक्शन निकाल ले, देखो आप ट्राई कर सकते हैं किस टाइप से हम डायरेक्शन निकालते हैं। देखो हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व कर लिए जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर के जनवरी अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चन थे। ये सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स पढ़ता है, क्योंकि फिजिक्स ही होती है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए। क्लियर है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।